हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर लेक्चर ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कांस्टेंट कोफिशिएंट, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, एंड वी डिड सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने करे थे और उसके 3 केसेस मैंने बताए थे। ठीक ना, एक में 2 लेमडा के वैल्यूज़ होंगे, लेमडा के 2 वैल्यूज़ होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक ना, लेमडा 1x और c1 कर लेंगे उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी यूजुअली पुट देयर, दिस विल बी जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और दोनों लेमडा सेम हो जाएंगे तो वो डबल रूट का केस कहलाता है, मतलब सेम रूट इज रिपीटिंग। ठीक है, तो उसमें रिड्यूस करके एक दूसरा भी हम लोग फॉर्म निकालते हैं। तो एक रूट तो आ गया, मान लेते हैं लेमडा आ गया, टी टू दी पावर लेमडा एक्स हो जाएगा, एंड दूसरा वाला जो सॉल्यूशन हो जाता है एक्स ई टू दी पावर लेमडा एक्स। रिड्यूस करने के बाद एक्स ही आया था एक दूसरा वाला फंक्शन, जैसे सेकेंड वाला सॉल्यूशन होगा यू टाइम्स फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, एंड यू बी एनी फंक्शन। और इसको पता करने का तरीका हमने देखा था कैसे, तो फाइनल उसका सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया था, एक्स आया था वो। बाकी प्रोसेस आपको पता है। ये तो एक तरीका हो गया, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर वाला फॉर्म था तो वहाँ पे रिड्यूस करने के बाद एक्स आया। कहीं भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग उस वाले कंसेप्ट का यूज़ करेंगे जो मैंने पीछे बताया था, यू कैसे हम लोग पता करते हैं। ठीक ना, डबल सेकेंड ऑर्डर से उसको फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करके। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा तो सॉल्यूशन होगा ई टू दी पावर लेमडा एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस साइन ओमेगा एक्स। ओमेगा क्या था ये भी मैंने बताया था, ये इसका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर 4b डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे मॉड होगा। ठीक, मॉड इसलिए ले रहा हूँ कि लेस देन ही है ये, तभी तो कॉम्प्लेक्स रूट में जा रहा है, तो इसलिए मॉड ले लिया मैंने, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, और 2 नीचे होगा स्क्वायर रूट से बाहर, ऐसा था। एंड लेमडा इज़ नथिंग बट माइनस ए बाई 2। ठीक है, यहाँ पे लेमडा क्या होगा, माइनस ए बाई 2। ठीक, तो इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन डायरेक्ट आ जाता था, इस वाले में थोड़ा सा हमें काम करना था जब लेमडा के 2 वैल्यूज होंगे रियल रूट्स। ठीक है, ये हमने देखा। अभी छोटा सा कंसेप्ट है डिफरेंशियल ऑपरेटर का, होता कुछ नहीं है, जैसे जो डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो y को रिमूव कर दो, सिर्फ ये वाला जो टर्म है डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, इसको डिनोट करते हैं डी से। ठीक, अगर ये 2 बार यानी कि सेकेंड ऑर्डर है डेरिवेटिव तो इसको हम लोग डी स्क्वायर लिखा करते हैं। ठीक, एंड क्यूब है तो सॉरी क्यूब है तो इसको डी क्यूब लिखेंगे, एंड सो ऑन। अच्छा, इसका इन्वर्स लेते हैं, मतलब डी टू दी पावर -1 इज नथिंग बट, रिवर्स हो जाता है, दिस इज डिफरेंशिएशन, ये सब का सब क्या है, डेरिवेटिव से। ठीक है, डी टू दी पावर -1 ये एंटी डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है ना, ये बस टर्म याद रखेंगे, एंटी डेरिवेटिव हो जाता है। फिलहाल हम लोग इस पे काम करते हैं। ठीक है ना, डेरिवेटिव वाले ऑपरेटर पे। तो ये लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। वाई लीनियर, जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा हो, लेट वी हैव अ फंक्शन या एक्सप्रेशन कोई है, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, वाई स्क्वायर 3y प्लस 5, और इस पे ये कोई पॉलिनोमियल हो गया मान लो y का। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल पे हमें उस डिफरेंशियल ऑपरेटर को ऑपरेट करना है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर मान लो इसको डी को ऑपरेट करना है इस पे। ऑपरेट करने का मतलब ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन ऑपरेशन होता है ना, या स्क्वायरिंग समथिंग, मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर, ये सब ऑपरेट, तो वो सब मतलब ऑपरेटर ऑपरेशन ही होता है वो। ठीक है ना, एडिशन भी क्या होता है, ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन भी एक टाइप का ऑपरेशन होता है। वैसे ही ये डी ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो जिस पे भी ये वर्क करेगा किसी भी एक्सप्रेशन पे तो उसको डिफरेंशिएट करेगा बेसिकली। तो इसको अगर हम लोग पी वाई पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेट करने का मतलब हुआ, मतलब पी वाई जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है जो पॉलिनोमियल, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो दिस डी इज़ नथिंग बट, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक्स हम लोग ले रहे हैं, वो तो मेंशन रहेगा, अगर कुछ ना हो तो यूजुअली हम लोग एक्स लिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस d5 ओवर dx। तो ये तो ऐसे ही जीरो हो जाने वाला है। ठीक, तो ये ऑपरेटर का मतलब हुआ। इसी p पर अगर हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, लेट ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ऐसा हो सकता था डी स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव है, मतलब पूरे का सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे और प्लस पूरे का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। या फिर इसको ऐसे भी ओपन करके समझो, इसी चीज़ को ओपन करके अगर हम लोग ऐसे लिखें तो दिस इज़ नथिंग बट d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टी ओवर डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ ये। ठीक है, तो यही चीज़ है सेम, शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग डी का यूज़ कर लेते हैं। तो इस चीज़ को अगर इस पर ऑपरेट करा जाए तो पहले इसका पूरे का सेकेंड डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है ना, एंड प्लस पूरे का फर्स्ट डेरिवेटिव उसको ऐड करना होगा।
तो d2y² जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, अब वो वाई एक्स का फंक्शन होगा तो आगे डेरिवेटिव हो पाएगा, और वरना वैसे ही रहेगा। कोई नहीं, जो भी एक्स का फंक्शन हो। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, सेकेंड ऑर्डर इसका डेरिवेटिव लिया, एंड प्लस इसका तो ज़ीरो हो जाने वाला, 5 का किसी के साथ करेंगे हम लोग तो, एंड देन अगेन विद रिस्पेक्ट टू d/dx। तो x के साथ फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करा हमने, एंड यहाँ पे 3 dy/dx हो जाएगा, एंड अगेन लास्ट वाले का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर जो होता है, ये d² है, ये d है, तो ये खुद होता है लीनियर ऑपरेटर। ठीक है ना, तो एक डिफरेंशियल है, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हो, ठीक है ना, d² है, d³ हो, कितने भी हो, वो लीनियरली वर्क करते हैं। लीनियरली वर्क करते हैं मतलब जैसे a प्लस b है, और इसको ये ऑपरेटर हो गया a और b, और इसको ऑपरेट करना हमें किस पे, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों पे, तो a तीनों पे ऑपरेट करेगा, ठीक है ना, और प्लस b तीनों पे ऑपरेट करेगा, ठीक है ना, तो वो सब पे ऑपरेट करेगा। तो मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ऐसे बोल सकते हैं उसको हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में। ठीक, तो इसके जो प्रॉपर्टीज हो जाएंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर की, पहला तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, मतलब जो ऑपरेटर है उसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं f और g पे। मान लो दो फंक्शंस हैं हमारे पास f और g, ठीक है, उन पे हमने d को ऑपरेट करा, तो पहले f पर ऑपरेट कर सकते हैं, फिर किस पे, g पे ऑपरेट कर सकते हैं, और आगे और पीछे भी कर सकते हैं। तो ये कैसा नेचर हो गया इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव। गुड। अगर यहाँ पे दो, एक स्केलर हो, जैसे इसको हम लोगों ने ऑपरेट करा, कोई एक नंबर दे रखा है, या फिर लेमडा भी ले सकते हो, तो a कोई नंबर है, एंड टाइम्स g यहाँ पे कोई फंक्शन है, g इज़ अ फंक्शन, a इज़ अ नंबर, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं, एंड इसको सिर्फ g पे ऑपरेट करेंगे, लेकिन कांस्टेंट पे ऑपरेशन तो उसका होगा नहीं। और करना भी तो जैसे प्रोडक्ट रूल में होता है, पहले a पर ऑपरेट कर दिया और g को छोड़ दिया, तो उस तरीके से नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे। और वैसे करेंगे भी अगर प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, तो वही चीज़ आने वाला है, ये d जो है, दिस इज नथिंग बट डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो a को बाहर कर लेंगे और g पर करेंगे तो ये टर्म आएगा, और प्लस g को बाहर कर लेंगे और a पर करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन का रूल आपको पता है, बट अब उसी चीज़ को हमें d के टर्म में देखना सीखना है। ठीक है, इसका आगे एप्लीकेशन होगा, यूज़ होगा, पहले तो इसको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आगे देखेंगे तुरंत अभी। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है कहीं d²/dx²। ठीक, और इसको y पे ऑपरेट करना है, मतलब y को हमें क्या करना है, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और dq/dx³ लिखा हुआ है, तो यहाँ भी इसका भी क्या मतलब हो गया, y को 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, बट ये कहीं टर्म ऐसे लिखा हुआ हो, दिस सेम थिंग इज रिटन एज, अगर ऐसा लिखा हुआ हो d3/dx³ इंटू d2/dx², ऐसे ये दोनों ऑपरेटर्स मल्टीप्लाइड हो एक दूसरे में, एंड देन दे आर ऑपरेटिंग ऑन y, तो इसका सिंपल मतलब हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगा, ये लीनियर ऑपरेटर होता है, और इन जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दो ऑपरेटर्स को, तो इनकी डिग्री इंक्रीज कर जाती है, जैसे नंबर्स की डिग्री इंक्रीज करती है। ठीक है, दिस इज नॉट अ रूल, ये लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है ना, तो उसी की प्रॉपर्टी हो गई, वो वैसे ही बिहेव करेगा ये, और इसको चेक करके भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, तो ये d⁵ (5/dx5) हो जाएगा ऑपरेटिंग ऑन y। ठीक है, तो d का पावर n है मल्टीप्लाइड बाई d का पावर m, और ये किसी फंक्शन f(x) पे ऑपरेट कर रहा है, तो इसका सिंपल मतलब हो गया d का पावर m प्लस n इज ऑपरेटिंग ऑन f(x), मतलब ये 1 है और ये 3 है, मतलब 4 टाइम्स वी नीड टू डिफ्रेंशिएट f(x). ठीक है ना, उसको 4 बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, अगर एक m 3 है और n 1 है तो ये इसका मतलब हो गया। तो दिस टर्म इज कॉल्ड इंडेक्स लॉ। खैर नाम पे नहीं जाना, काम पे जाना, इसके काम से मैं मतलब है फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे ये क्या मतलब हो गया, ये कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये कम्यूट कर रहा है दोनों पे। अगर यहाँ पे दो फंक्शंस होते तो पहले एक पर ऑपरेट करता, दूसरे को छोड़ देते, फिर दूसरे पे ऑपरेट करता, पहले को छोड़ देते, तो है तो डिफरेंशिएशन ही ना, डी इज नथिंग बट डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है डेरिवेटिव कैसे वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो जब भी फंक्शंस के प्रोडक्ट होंगे तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। खैर मुझे डी, ये जो डी है ना, इससे फैमिलियर कराना था, मुझे इस सिंबल से फैमिलियर कराना था, दैट्स व्हाई आई डिड दैट। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, या छोटा सा पॉइंट और समझा दूँ पहले मैं। जैसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं d2/dx² y
डी ओवर डी एक्स, ठीक है। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, यहाँ भी वाई है, एंड प्लस यहाँ पे लास्ट वाले में, ये तो सेकंड डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव था, लास्ट वाले में कोई कांस्टेंट हो, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट हो। लेट्स से यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, ए वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया होमोजीनियस लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, होमोजीनियस लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हम लोग लिखा करते हैं वाई डबल डैश, इसको लिखते हैं वाई डैश, और इसको लिखते हैं ए वाई इज इक्वल टू 0। इस सेम चीज़ को डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म में लिखना हो तो ये वाला टर्म क्या कहलाएगा, डी स्क्वायर वाई, ये वाला टर्म कहलाएगा डी वाई, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग, कुछ नहीं है उसको हम लोग, जैसे ऑपरेटर में, जैसे मैट्रिक्स में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी अदर मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वही मैट्रिक्स एज इट इज़ रह जाता है। तो व्हेन एवर वी यूज़ ऑपरेटर, तो ऑपरेटर में जब भी ऐसे किसी कंसेप्ट का यूज करना पड़े, मतलब ऐसा कोई ऑपरेटर जिसको हम किसी फंक्शन पे या किसी मैट्रिक्स पे या किसी नंबर पे ऑपरेट करें और वो फंक्शन ही आ जाए, मतलब उस फंक्शन में उस मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए, तो फॉर सच ऑपरेटर वी जस्ट यूज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डी का तो कोई ऑपरेटर नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख लेंगे आई ए वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई ए वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोएफिशिएंट वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है ना, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं था। यहाँ से पूरे में से अगर y को कॉमन ले लेंगे तो दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर डी प्लस आई, और यहाँ पे जो कांस्टेंट था ए इज कांस्टेंट, नथिंग एल्स, ठीक है ना। तो दिस इज एन ऑपरेटर, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेटर हो गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया, और ये y पे ऑपरेट कर रहा था तो हमें क्या मिल रहा था, लीनियर सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो भी टर्म था, डी की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने समझा दी, डी का मतलब क्या होता है वो समझा दिया। इसको हम लोग नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में भी इसका यूज़ करेंगे। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका है, पहले तो हम लोग एक तरीका देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नॉट येट, अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे यूलर कॉची इक्वेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर के यूज से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, सम एग्जांपल्स आर देयर। तो ये जैसे अभी पीछे मैंने लिखा था डी टू डी एंड प्लस आई और टाइम्स सम कांस्टेंट था, मान लो कांस्टेंट वो 1 है, एंड इसको ऑपरेट करना वी नीड टू ऑपरेट इट ऑन वाई। तो इसका मतलब हो गया वाई को हम लोग दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले ये किसके साथ जाएगा, लीनियर ऑपरेटर है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, तो पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सबके साथ। यहाँ पे एक ही फंक्शन है, ये y प्लस वाई स्क्वायर होता तो पहले पूरे को y पे ऑपरेट करते हैं, फिर पूरे को प्लस करके y स्क्वायर पे ऑपरेट करते हैं, डी वाई प्लस, खैर हमें y स्क्वायर पे जाना नहीं है बिकॉज वी आर स्टडिंग ओनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y के दूसरे पावर्स पे हमें नहीं जाना। तो ये कुछ है ऐसा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब ये भी क्या दे रखा है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे रखा है, लीनियर, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज सेम थिंग डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस आई है तो सिर्फ y लिख देंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब d को जैसे ही हम लोग रिमूव करेंगे, ऑपरेटर को हटाएंगे और डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो i की जगह नथिंग बट 1 हो जाएगा वो। खैर यहाँ पे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है ना, हियर वी हैव सम फंक्शंस, ये हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन को अभी देखते हैं उसको। पहले तो ये जो यहाँ पे एक डिफरेंशियल ऑपरेटर दे रखा है डी स्क्वायर 2d, ठीक, तो यहाँ पे d का स्क्वायर है प्लस 2d है, इसको ऑपरेट करना है इन सब पे, पहले cos x पे सिंपल वाला लेते हैं, इस पे ऑपरेट करके देखते हैं इसको, कुछ नहीं है और कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल एक टर्म था वो समझना था हमें। इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है तो वी गेट cos x अगेन, अरे इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cos x मिल जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करने पे sin x, तो ये रिजल्ट आएगा इसका, इस चीज़ को इस पे ऑपरेट करने पे, ठीक है। इसको इन दोनों पे ऑपरेट करने पे सेम चीज़ को, तो इसको लिखने के लिए पहले लिखते हैं हम लोग 2d एंड e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर 2x, इस पे ऑपरेट करेंगे तो पहले दोनों को इस पे ऑपरेट करते हैं, तो पहले डी स्क्वायर इसका करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस एक्स ही रह जाएगा, फिर इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट 4 e टू द पावर 2x, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी के साथ, ये हो जाएगा 2 e टू द पावर माइनस एक्स, और फिर इसके साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार,
ये हो जाएगा +4 e⁴ ये टर्म होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन है, तो cos hx को हम लोग लिखा करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन को e⁴x + e⁻x डिवाइडेड बाई 2। एंड सिमिलरली साइन के लिए भी होता है, sin hx इज इक्वल टू e⁻x - e⁻x डिवाइडेड बाई 2। ये हाइपरबोलिक कोसाइन एंड साइन फंक्शन है। tan भी हो सकता है, दोनों का रेशियो ले लेंगे, sec cos एंड cot x सब हो सकता है, ठीक है। और वो जो हम लोग लिखते थे साइन सिंपली, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, उस तरीके से, तो वो टर्म सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, ठीक। और ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक। खैर वो अलग बात है, पहले तो ये समझ लेते हैं, इतना आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग cos hx को। खैर ये सिर्फ hx नहीं है, 2hx है, ठीक है। तो 2hx है तो x की जगह 2 है तो सब में 2 चढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, सबके ऊपर 2 लिख सकते हैं और वैसे काम कर सकते हैं। तो cos 2hx को cos h एंड 2x है यहाँ पे, तो e⁴2x हो जाएगा बाई 2 एंड प्लस e⁻−2x बाई 2। तो ये टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे -x था, इसी टाइप का फंक्शन हो गया ये वाला भी, ठीक। और ठीक है, तो इस पे ऑपरेट कर सकते हैं, इस चीज़ को एंड सॉल्व कर सकते हैं। बस इसका काम समझना, यहाँ पे वो आइडेंटिटी वाला टर्म दे रखा है d-3i, जब तक d है तब तक i है, d को जैसे हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट छोड़ देंगे। एंड वी नीड टू ऑपरेट ऑन 3x² + 3x फर्स्ट, इस पे ऑपरेट करते हैं। तो पहले d को ऑपरेट करेंगे पूरे पे और फिर i को ऑपरेट करने का मतलब इन सबको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो d को ऑपरेट करेंगे, इस पे एक बार डिफरेंशिएट करना है, वी गेट 6x एंड हियर ऑन दिस पर्टिकुलर टर्म 3 बचेगा एंड -3 टाइम्स द होल थिंग, तो 339 हो जाएगा x² एंड 339 अगेन एंड x, ठीक है। तो ये आया ऑपरेट करने के बाद इस पर, तो इसका आपको मतलब समझ में आ गया। यहाँ ये वाला टर्म दे रखा है, पावर 2 है इसका, तो इसको तोड़ देंगे a - b का होल स्क्वायर पे, तो a² + 4 और i का स्क्वायर करो तो i ही रहेगा। तो फिलहाल तो उसको हम i लिख देते हैं, ठीक है ना, उसको i लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। एंड -2 × 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4t, और d को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो d रहेगा, ठीक है। एंड ये आया एक्सप्रेशन, तो हमारा ऑपरेटर पूरा का पूरा ऐसा हो गया, d² - 4d + 4i। अब इसको ऑपरेट करना है इस चीज़ को, तो पहले e⁴2x पे ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो d² 2 बार पहले डिफ्रेंशिएट करना है, वी गेट 4 e⁴2x। यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट करना है 8 e⁴2x एंड यहाँ पे छोड़ देना है इसको एज इट इज बिकॉज i इज देयर। तो ये हुआ इसका मतलब, ठीक। आई होप ये ऑपरेट करने का फंडा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, सिंपल है ये काफ़ी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला देखना हमें यूलर-कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यूलर-कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको समझते हैं। अभी तक हमने देखा क्या पीछे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, बट पीछे हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, वहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा था, वहाँ पे जो कोफिशिएंट्स थे ना, वो कांस्टेंट हमने ले रखे थे, px dy/dx एंड यहाँ पे था qx, जो स्टार्टिंग में जो जनरल फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का इज इक्वल टू 0। तो px वाज नथिंग बट a वी हैव टेकन देयर एंड यहाँ पे b। तो यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले इक्वेशन हमने देखे थे, ठीक है। तो पहले तो ये कॉची यूलर इक्वेशन जो है, इसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक स्पेशल फॉर्म है कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल होते हैं। तो ये हम लोग टर्म देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट उसमें भी अभी हम लोग देखेंगे क्या, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला टर्म। नॉन होमोजीनियस में क्या हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था, नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला ही नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आगे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आएंगे हम लोग वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग वेरिएबल पैरामीटर, उसको हम लोग बोला करते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ फंक्शन दे रखा हो एक्स का। तो सच इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस, अभी जब तक 0 है तब तक होमोजीनियस है एक साइड, ठीक है, और ये हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ भी पहले हम लोग पहले स्टेप में क्या देखेंगे, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट
कोएफिशिएंट और फिर वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो इसको वेरिएबल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बोला करते हैं हम लोग, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग वेरिएबल पैरामीटर, ठीक। तो यहाँ पे जो टर्म्स है वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल वाले का एक स्पेशल केस होता है कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट ये होमोजेनियस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग होमोजेनियस पढ़ रहे हैं, नॉन होमोजेनियस पे गए नहीं है, तो इसलिए इस वाले टर्म को हम लोग पूरा भी इग्नोर करते हैं। होमोजेनियस में ही अभी तक हमने क्या पढ़ा था, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, बट यहाँ पे कोफिशिएंट जो होगा इसका वेरिएबल हो जाता है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, होमोजेनियस बनाने का मतलब इधर तो जीरो रहेगा, और दूसरी बात इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए यहाँ पे जैसे लिखने के लिए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, a d2y/dx², या फिर कैपिटल एल लेता हूँ, प्लस b dy/dx प्लस सी y=0। बट थोड़ा मोड़ा अभी तक हमने देखा क्या किस फॉर्म में है, यहाँ पे 1 होता है कोएफिशिएंट, तो पूरे को a से डिवाइड कर दिया था हमने, मतलब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट था उससे डिवाइड करके, और v/a dy/dx एंड प्लस c/a y=0। और इसी को हमने स्मॉल ए बोला था और इसको b बोला था, और इस a और b के अकॉर्डिंग हमने जितने भी फॉर्मूले पीछे बनाए हैं 3 केसेस लेके वो काम करा है, ताकि 3 कांस्टेंट रहेंगे तो थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है, दैट्स वाई वी हैव टेकन देयर। तो यहाँ पे 1 लेके रखा था हमने, ना भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, तब भी वो होमोजीनियस ही कहलाता, उसके होमोजीनियटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। x² y डबल ax y डैश प्लस by=0 ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, d2y/dx² और यहाँ पे x² प्लस ax dy/dx प्लस b, और x टू द पावर 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है यहाँ पे, x के टर्म में इसको देखने की कोशिश करेंगे, सॉरी सिर्फ y होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ y, दिस इज नथिंग y, तो x 0 है और यहाँ पे y हो जाएगा =0। तो इस टाइप से अब इसको बोलोगे कि यहाँ पे तो ये तो वेरिएबल है पूरा का पूरा, तो इसको x² से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है इन ऑर्डर टू फॉर्म ईयर कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये ऐसा है, तो इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्म भी होता है, ये कैसे दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, उसके साथ x का स्क्वायर है, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी का पावर है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव है तो सेकेंड पावर है, फर्स्ट डेरिवेटिव है फर्स्ट पावर है, कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाइड है। इसका जनरल फॉर्म होता है x टू द पावर n, जनरल फॉर्म ऑफ कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, x टू द पावर n, और यहाँ पे nth डेरिवेटिव होगा y का, प्लस कुछ कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे, लेट्स से a1, ठीक है, और x टू द पावर n-1 dn-1, अब ये फिफ्थ डेरिवेटिव था तो ये फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा, और यहाँ का x, यहाँ पे x का पावर 4 हो जाएगा, y/dx का पावर n-1 प्लस यहाँ पे 2 n-2। अब ये पैटर्न तो समझ में आ रहा है, अब ये घटाते घटाते तो ज़िंदगी निकल जाएगी, लास्ट वाला टर्म लिखते हैं हम लोग, ठीक है, प्लस अब टू कहाँ तक जाएगा, या कहाँ से स्टार्ट हुआ था, a0 से स्टार्ट हुआ था, n था तो a0 था, ठीक है। तो लास्ट में जब हम लोग जाएंगे सबसे लास्ट में तो an-1 तक जाएगा ये, ठीक, और x और dy/dx लास्ट वाला टर्म होगा ये, और प्लस सबसे लास्ट वाला जो होगा an(y)=0 लिख सकते हैं, या उसको fx लिख सकते हैं। तो ये तो लिखने के लिए ऐसे, ये तो इसका जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है, दिस इज इट्स जनरल फॉर्म। तो ये नॉन होमोजेनियस भी चला हो गया ये, ठीक ना। तो ये कंप्लीट फॉर्म हो गया। अगर fx को हम लोग 0 कर देते हैं, fx 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, होमोजेनियस। दूसरी बात, fx 0 हो गया तो होमोजेनियस हो गया, और जो n का वैल्यू है वो अगर 2 हो तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। तो हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाला है ना, ये नीचे वाले कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। fx जो है इस वाले केस में 0 है, इस वाले केस में fx क्या है, 0 है, मतलब वो होमोजेनियस हो गया fx के 0 होने मात्र से, और n=2 है, मतलब मैक्सिमम डिग्री उसकी जो है 2 है, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, क्योंकि अभी तक हमने होमोजेनियस पढ़ा और सेकेंड ऑर्डर पढ़ा, दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल, ठीक है। हायर ऑर्डर भी हो सकते हैं इसमें, तो उनको भी सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक, बट विल सी लेटर। फिलहाल हम लोग इसको समझते हैं, ठीक। काफ़ी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने उसका जनरल फॉर्म समझा दिया,
आई एम जस्ट राइटिंग एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ए एक्स वाई डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का यहाँ पे एक तो टर्म, एक तो पैटर्न पकड़ में आ गया। इसको हमने 2 बार डिफरेंशिएट करा, बाहर एक्स स्क्वायर आया, 2 बार डिफरेंशिएट करा, बाहर एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करा, एक्स आया है बाहर, और यहाँ पे एक्स नहीं है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करा तो वाई की जगह कुछ ऐसा फंक्शन पुट करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसमें कुछ ऐसा फंक्शन पुट करना पड़ेगा एक्स का कि जो इसको इसमें पुट करा जाए और वो इसको सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब यहाँ जरा पैटर्न से समझेंगे, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर समथिंग हम अगर पुट करें, समथिंग की जगह कुछ भी ले सकते हैं, लेट से m, ठीक, ऐसा कोई फंक्शन हम लोग इसमें पुट करें तो ये सेटिस्फाई कर सकता है इसको। इसके स्ट्रक्चर से ये समझ में आ रहा है, कैसे देखेंगे जरा। y की जगह यहाँ पे कुछ ऐसा पावर लेना, जैसे कुछ पावर भी होगा वहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी होंगे, x टू दी पावर समथिंग होगा, ठीक है, तो वो कांस्टेंट भी होगा। जैसे सेकेंड डेरिवेटिव्स का लेंगे हम लोग, तो 2 बार डिफरेंशिएट करा इसको, तो यहाँ पे क्या आया, बाहर एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो इस पूरे को सेटिस्फाई करे तो इसका कुछ ऐसा वैल्यू हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा लेने से क्या होगा, इसमें इसको पुट करते हैं, इसको अगर 2 बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक बार डिफरेंशिएट करने पे m बाहर आएगा, वी गेट m हियर, और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये डी वाई ओवर डी एक्स लेंगे, तो ये हो जाएगा m एक्स टू दी पावर m माइनस 1। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इसको अगर, तो m इंटू एम माइनस 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 2, ये टर्म आएगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे हमें, तो ये आ जाएगा m माइनस 1 m इंटू एम माइनस 1 दोबारा, ठीक है। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आएगा। तो हम पूरे की जगह लिखना था ना, d2y ओवर dx स्क्वायर की जगह लिखना था, तो यहाँ पे 2 बार m नहीं होगा, सॉरी, इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर जो पहले से था उसको एज इट इज छोड़ देंगे, m माइनस 1, ठीक है, और इसके जगह हो जाएगा एक्स टू द पावर m माइनस 2 इसके जगह। यहाँ पे x का पावर m माइनस 2 है और बगल में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x टू दी पावर m बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे x टू दी पावर m ही बचेगा और यहाँ पे भी x टू दी पावर m बचेगा, और उसको कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे m क्या है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब पावर है तो वो है तो कांस्टेंट ही ना, और m के करस्पॉन्डिंग m का कुछ ऐसा वैल्यू हो जो इसको सेटिस्फाई करे, हमने तो ऐसे ही कंसिडर करा x टू दी पावर m, और m का कुछ ऐसा वैल्यू है with which this function is satisfying this particular differential equation। तो वही m का वैल्यू अगर हम लोग पता कर लें तो सॉल्यूशन मिल जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें, ठीक है। तो पहले तो पुट करते हैं इसको, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a, x जो था एक उसको वैसे ही रहने देते हैं, इनटू एक बार डिफरेंशिएट करने पे एक m आएगा बाहर, और x टू दी पावर m माइनस 1 बचेगा, प्लस b, और y के जगह x टू दी पावर m एज इट पुट कर देना इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का पावर 1 है और इसमें ऐड होगा तो x टू दी पावर m माइनस 1 और एक 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे x टू दी पावर 2 और इस 2 के साथ ऐड होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा m माइनस 1 और x टू दी पावर m बचेगा, यहाँ भी x टू दी पावर m, यहाँ भी x टू दी पावर m, कॉमन लेके उसको बाहर भेज सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे लिखते हैं इसको a और m और प्लस b, इस पूरे को मैंने बाहर करा और x टू दी पावर m यहाँ कर लिया इज इक्वल टू 0। तो ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बन गया आफ्टर पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन 0 के बराबर होगा, तो 2 केसेस है, एक तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो, तो ये तो x का पावर, ये तो एक ही शर्त पे 0 के बराबर हो सकता है जब x को ही हम लोग 0 कंसिडर कर लें, ठीक है। तो x तो वेरिएबल है तो उसको हम कोई कांस्टेंट तो कंसिडर कर नहीं सकते, तो इसको हम लोग रिमूव ही करते हैं। अब बाकी जो भी चीज़ डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो इसको हम लोग आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये अपने आप में m के वैल्यू पे बेसिकली डिपेंड करेगा, एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, तो m के वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड करेगा, ये बराबर 0 के होगा। तो यहाँ से हमको जैसे एक एक्सिलरी इक्वेशन हमने पीछे लिया था, तो ये भी एक टाइप का एक्सिलरी इक्वेशन हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे हमें 2 कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे एंड करस्पॉन्डिंग टू दोज 2 कॉन्स्टेंट्स, और 2 कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जैसे पीछे वाले केसेस में था। फिलहाल मैं इसको लिखता हूँ पहले, हियर वी हैव am प्लस b, ये चीज़ है, ये होगा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने पे m के 2 वैल्यूज मिलेंगे, एक होगा m1, दूसरा होगा m2। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट भी हो सकता है, रियल रूट, डबल रूट भी हो सकता है, मतलब एक ही रूट हो,
या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकता है, जैसे हमने पीछे करा था। तो वही 3 कंडीशंस यहाँ से अराइज होंगे, ठीक है, और उन्हीं तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके दो दो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। इसको सॉल्व करने का तरीका, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फिर आगे इसको आप लोग देखेंगे एक बार सही से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक्सिलरी इक्वेशन होगा, इसी को सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और बाकी ऐसा एक फॉर्म हम लोग पीछे देख चुके हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं पहले यहाँ। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा था पीछे, अगर दोनों रूट्स जैसे कि a स्क्वायर माइनस 4b का वैल्यू, जैसे उसमें डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 के बराबर हो जाता था तो 1 रूट मिलता था, और उसी को हम लोग डबल रूट बोलते थे, मतलब सेम रूट रिपीट हो रहा है 2 बार ऐसा, उसी को हम लोग डबल रूट नाम देते हैं, ठीक है। तो जब एक रूट मिलेगा, एक ही रियल रूट मिलेगा, तो उसको तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में, और y2 निकाला था हमने u टाइम्स y1, ये याद होगा आपको, ठीक है। तो वो काम यहाँ भी करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। दो डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक रूट हमें सिर्फ मिल रहा है, एक रियल रूट मिल रहा है, तो फिर रिड्यूस करके और u का वैल्यू हम निकालेंगे। वो तरीका आपको पता है कैसे किया जाता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स में तो 2 फॉर्म आएंगे उसके, डायरेक्ट मिलेंगे हमें। तो इसको देखते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल को। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अगला, दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस 5x वाई डेस प्लस 9y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन बनेगा, इसमें पहले हम लोग पुट क्या करेंगे वो देखना है हमें, ठीक है। तो x टू द पावर m हमें पुट करना है, तो बाहर निकल ही जाता है x टू द पावर m पुट करने पे। तो पहले तो इसमें पुट करते हैं, निकलेगा क्या वो देखते हैं। तो x टू द पावर m यहाँ पे पुट करेंगे पहले वाले में, ठीक है। तो वहाँ से निकलेगा m इंटू एम माइनस 1, ठीक। यहाँ से आएगा m इंटू एम माइनस 1, और x टू द पावर m आता है वो, तो बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो हम लोग डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं, कैसे बाहर निकल जाएगा, तो ये बचा यहाँ पे, लिख ही देता हूँ पहला क्वेश्चन, इसलिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट, y इज इक्वल टू इतना लिखना हमें, तो इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी m माइनस 1 एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इन सब सारी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्स टू द पावर m माइनस 2 ऐसा। तो इस टर्म को हमने पुट करा यहाँ पे, x टू दी पावर m माइनस 2 यहाँ पे रहेगा, माइनस 5 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह आ जाएगा ये m टाइम्स x टू दी पावर m माइनस 1 एंड प्लस 9x टू दी पावर m एज इट इज़। x और 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर इसमें ऐड हो गया, x टू दी पावर n तीनों में बचेगा, कॉमन लेके उसको फेंक देंगे इधर राइट साइड में, या इक्वल टू 0 बोल दो उसको। तो यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m, और माइनस यहाँ आएगा 5m एंड प्लस 9 इज देयर, ऐसा कुछ होगा। तो ये आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या एक्सिलरी इक्वेशन 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। यहाँ से m के वैल्यूज़ आएंगे और m के वैल्यूज़ को निकाल के हम और इसमें पुट करेंगे, ठीक, एंड वी गेट द सॉल्यूशन। तो m के यहाँ से 2 वैल्यूज़ आएंगे, एक वैल्यूज़ आएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद एक ही इसमें आएगा m माइनस 1 का फैक्टर आएगा, सिर्फ m माइनस 1 का m माइनस 3 का फैक्टर आएगा, सॉरी, ठीक है। 3 यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 18, और 6 3 सा 18, 18 कैंसिल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 बी ओनली 1, ठीक ना, रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा क्या, एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो दूसरा सॉल्यूशन में निकालना पड़ेगा। m इज इक्वल टू 3 आ गया, तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, x टू दी पावर 3, ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। दूसरे सॉल्यूशन के लिए y2 जो होता है u टाइम्स y1 होता है। u कहाँ से निकालते थे, तो u का नहीं, du ओवर dx का मैंने फॉर्मूला बताया था। तो du ओवर dx को हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते थे, 1 ओवर एक जो सॉल्यूशन है उसका स्क्वायर, मतलब पहले वाला सॉल्यूशन जो निकला उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर, इनटू e टू द पावर माइनस एंड px जो था उसका इंटीग्रल विथ x। ये डेरिवेटिव है जो हमें चाहिए यहाँ पे, जो फंक्शन है उसका। तो डेरिवेटिव तो मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि px हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। बट px में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, px ये तब हुआ करता था जब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता था, तो उसके लिए फॉर ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग इसको हम लोग ऐसे सोचने की कोशिश करेंगे, एक्स वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दिया, तो दिस विल बिकम, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हमें 1 रखना है, तब यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वाई डैश का कोफिशिएंट होता है वो px कहलाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वरना 5x माइनस 5x को लेकर शुरू कर जाएंगे तो फिर ये किसी और दुनिया में चला जाएगा, ठीक है। वो है ही नहीं px, तो इसलिए उसको लेके काम करेंगे नहीं, क्योंकि u का जो मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ px था, ये वाला टर्म px था, ठीक है।
तो u को सॉल्व करना है तो px की जगह ये लिखना पड़ेगा हमें -5/x, तब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो u को निकाल लेंगे और फिर उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, du/dx है, ये डिफरेंशिएशन है बेसिकली u का, और फिर अगेन इंटीग्रेट करेंगे तब जाके हमें u मिलेगा, ठीक है। -5x यहाँ पुट नहीं करेंगे, नहीं तो वो कहीं और चला जाएगा। सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को आगे, क्वेश्चन था ये, इसको इंटीग्रेट करना था हमें, तो 1/y² मतलब x⁴ होगा नीचे, ठीक है। x³ था तो x⁴ होगा डॉट, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है हमें किसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/x को, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है ये du/dx इज इक्वल टू 1/x⁴ था तो उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो x⁴ हो जाएगा, इंटू e⁴ माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला था, एंड 5 भी बाहर निकलेगा, 1/x dx था, तो 1/x dx ln x होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ये पूरा का पूरा आएगा ln x, और ln x है तो 5 ln x है, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ e⁴ ln, और 5 ऊपर चला जाएगा तो x⁴ हो जाएगा, तो e⁴ ln समथिंग है तो दैट समथिंग विल बी द रिजल्ट, यहाँ पे आ जाएगा x⁴ तो और कैंसिल होकर 1/x बचेगा, ठीक है। और ये तो 1/x dx, ठीक, ये आएगा, तो इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये ln x आने वाला है। तो एक तो सॉल्यूशन जो सेकंड वाला सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, u टाइम्स फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, u जो है यहाँ पे क्या है ln x है, और y1 क्या था हमारा x⁴ था, तो एक सॉल्यूशन ये हुआ और एक सॉल्यूशन सिर्फ x³ था। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, c1 x³ करा प्लस c2 ln x इंटू x³ करा, x³ को बाहर कर लो, c1 प्लस c2 x³, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। c1 c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, उसके लिए इनिशियल वैल्यूड प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, मतलब इनिशियल वैल्यूज गिवन होना चाहिए हमें y के और y डैश के एट x इज इक्वल टू 0, देन वी कैन इजिली फाइंड, दो इक्वेशन बनेंगे, दो अननोन्स हैं c1 c2 वी कैन फाइंड, ठीक। तो ये एक तरीका है, अगर गलती से यहाँ पे 5x कर लेते ना, जो px था यहाँ, ये px था, तो इसको px कंसिडर करोगे नहीं, है ही नहीं, वो करते भी तो वो गामा फंक्शन के फॉर्म में चला जाता, e⁴ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का ही स्क्वायर हो जाता, एक्सपोनेंशियल का ही स्क्वायर हो जाता वो, ठीक है। तो वो फिर इंटीग्रेट करना उसको मुश्किल था, आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाते, खैर करना ही नहीं था, गलत था तो गलत था, सही जो तरीका है ये है, ठीक है। तो हमेशा जब भी रिड्यूस फॉर्म में ले जाना होगा तो यहाँ पे जहाँ भी दिखाई पड़ रहा है वाई का स्क्वायर अगर आया उसमें वैसा केस, तो सबको हम लोग 1 कर लेंगे, मतलब जो भी वाई का कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, जरूरत पड़ेगी तो, और वैसा जरूरत पड़ता है रिड्यूस्ड फॉर्म वाले केस का, जरूरत पड़ता है जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, एक्सिलरी इक्वेशन में एक ही वैल्यू आए हमारे पास, मतलब 1 सॉल्यूशन ही हम लोग पा रहे हैं अगर सॉल्व करके एक्सिलरी इक्वेशन, तो जैसे m का वैल्यू एक ही आया था 3, तो हमें तो एक ही सॉल्यूशन मिल रहा था ना x⁴, अगर m का 2 वैल्यू आ गया होता तो रिड्यूस फॉर्म में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो वही दोनों पुट करके डायरेक्ट हम सॉल्यूशन ले लेते, तो x⁴m1 एंड x⁴m2 बी द सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग c1 x⁴m1 एंड प्लस c2 x⁴m2। आई होप ये समझ में आ गया होगा, सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस यूलर कॉची इक्वेशन, ठीक है। हायर ऑर्डर के भी होते हैं, छोटा सा थर्ड ऑर्डर का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं, बाकी इसका एक जनरल सॉल्यूशन भी होता है, विल सी लेटर, अभी फिलहाल उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता, मतलब ऐसा इक्वेशन होता y⁻⁻ प्लस x², यहाँ पे कुछ नंबर भी हो सकता है कोफिशिएंट, लेट से ax² y⁻⁻ प्लस bx y डैश प्लस c y इज इक्वल टू 0, ये भी होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस मैंने नहीं लिया, होमोजेनियस कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन बट थर्ड ऑर्डर, यहाँ भी x⁻m पुट करोगे अगर y की जगह, तो सब का सब x⁻m बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा, थर्ड डिफरेंशियल में क्या बचेगा m-1 m-2, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन बता रहा हूँ सिर्फ आपको, यहाँ पे आएगा m-1 और b में आएगा m एंड c में कुछ नहीं आएगा, c में c रहेगा इज इक्वल टू 0, तो ये क्यूबिक एक्सिलरी इक्वेशन बनेगा। एक्सिलरी इक्वेशन में m का पावर 3 होगा, तो अब क्यूबिक का फैक्टर निकालने अगर आ जाए, अगर सिंपल होगा तो फैक्टर तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो थर्ड ऑर्डर वाला भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी इस तरीके से, एंड तीनों एम्स के करस्पॉन्डिंग हमें 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है।
अगर दो सॉल्यूशन मिलते हैं तो फिर से थर्ड वाले को रिड्यूस करेंगे फर्स्ट वाले में। तो ये थर्ड का रिडक्शन मैंने बताया नहीं है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो डोंट गो विथ रिड्यूस फॉर्म। खैर थर्ड वाला भी आएगा भी नहीं एग्जाम्पल, बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। चलो इतना समझ में आ रहा है। ईलर का और भी पोर्शन है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर हम लोग देख रहे थे, तो उसके लिए ईलर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस हमने कंप्लीट करा अभी फिलहाल, ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, ये उसी कंसेप्ट पे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर का फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना, जस्ट कि आप डिफरेंशियल ऑपरेटर का कंसेप्ट समझे उसको, इस वाई डबल डैश और ट्रिपल डैश को इस टर्म में लिखना आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसके बाद बढ़ेंगे, ठीक है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट फर्स्ट